तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के हम लोग करने वाले हैं 20 टॉप एमसीक्यू फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सारे ऑप्शंस को समझेंगे, यहाँ पे हर चीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ बंडल गाइडली का परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है कंप्यूटर बंडल्स के अंदर आपको कंप्यूटर अवेयर बंडल मिल जाएगा। और जैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, आप ये चीजें देख सकते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं 199 है, बट आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं क्योंकि आप स्मार्ट हैं। तो आप कूपन कोड B12 कूपन कोड यूज करेंगे और अपना 12% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लेंगे। ठीक है, कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं B12। प्लस आपको ओल्ड कंटेंट भी मिलेगा, प्लस न्यू कंटेंट भी मिलेगा। न्यू कंटेंट अभी एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि which involve overlaying visual auditory और अदर सेंसर इंफॉर्मेशन onto the real world। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मेंशन है रियल वर्ल्ड में। देखिए ये क्या होता है, वीआर मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। और एआर क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि वर्चुअल रियलिटी क्या है? रियल वर्ल्ड को नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? रियल वर्ल्ड को नहीं दिखाता, बिल्कुल भी वर्ल्ड को नहीं दिखाता। बट ऑगमेंटेड क्या है? ये रियल वर्ल्ड को दिखाता है, ये रियल वर्ल्ड को दिखाता है। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड को तो दिखाता है, प्लस इसमें हम ओवरले कर सकते हैं। मतलब इसी जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप स्नैपचैट खोलते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं। चेहरे पे कभी मूछें लगाना चाहो तो मूछ आ जाए, कभी टोपी पहनाना चाहो तो टोपी पहना जा सकते हो। उस रियल वर्ल्ड में, क्योंकि आप रियल कैमरा आप कैमरा ऑन करते हैं, रियल वर्ल्ड में आप कर रहे हैं ये सारी चीजें, और इनहेंस बनाता है। तो आंसर इसका है ऑगमेंटेड रियलिटी। बट वर्चुअल रियलिटी इसके अंदर क्योंकि रियल वर्ल्ड को दिखाता नहीं है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड की बात कर रहा है, रियल वर्ल्ड को दिखाता नहीं है। प्लस बस यही एक मेन डिफरेंस है रियल वर्ल्ड के ही रिस्पेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे अच्छा, हमने सेलेक्ट नहीं किया तो आप देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट is protected with a user password so that even if it is physically stolen, it will be difficult to impersonate their owner. This process is done in। बहुत खूबसूरत सवाल है ये कि ये प्रोसेस किसमें होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर स्मार्ट टोकन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्मार्ट टोकन। अब क्यों स्मार्ट टोकन इसका करेक्ट आंसर है बाद में समझेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या, ये एग्रीमेंट होता है जो ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसी कोई फीलिंग तो आ नहीं रही है ना। कॉन्ट्रैक्ट चोरी हो भी जाए तो उसे किसी की डिजिटल आइडेंटिटी को कॉपी नहीं होती है। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत। स्मार्ट टोकन इसलिए सही क्योंकि स्मार्ट टोकन एक फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे यूएसबी टोकन हो गया, कार्ड की हो गया, है ना, कार्ड हो गया मतलब। और इसमें यूजर पासवर्ड या पिन होता है, यूजर पासवर्ड या पिन होता है। जैसे कि अगर टोकन फिजिकली चोरी हो भी जाए तो पासवर्ड के बिना यूज करना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसमें। जैसे बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर लॉगिन में यूज होता है ये आपका स्मार्ट टोकन। बाकी का क्या है? बिटकॉइन, बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका तो दूर दूर से कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम और ये सब आता है। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल। डिजिटल टोकन सिर्फ क्या, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है। डिजिटल टोकन क्या है? सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है। बट अभी जो मैंने स्मार्ट टोकन बताया ना, वो हार्डवेयर बेस्ड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और डिजिटल, एक सेकंड, क्या हो गया ये? हाँ, ठीक है। तो बस यही है, आपको पता है स्मार्ट टोकन में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है। और दैट्स इट। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स इन अ सिंगल शीट ऑफ एमएस एक्सेल। देखिए ये तो आपके लिए मैं क्या ही बोलूं, अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज आपका, एक सेकंड पेन उठाना है। करेक्ट आंसर है 16384। अलाउ कर
Which function key is used to save the active workbook? Active workbook under new name by using, अच्छा, ओके, डायलॉग बॉक्स, ठीक। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका F12। क्या है? F12। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी तो समझो। F10 का यूज क्या होता है? F10 का यूज होता है मेन्यू बार या रिबन शॉर्टकट एक्टिवेट करने के लिए होता है। सेव या सेव एज से डायरेक्ट रिलेशन कोई है ही नहीं F10 का। F12 इज द करेक्ट आंसर कि आप इससे आप फाइल का न्यू नेम लाइक सेव एज कर सकते हो और न्यू लोकेशन डिफरेंट फॉर्मेट भी यहाँ देख सकते हो। तो सेव एज F12 का क्या है? सेव एज। F9 का क्या है? F9 का यूज होता है फॉर्मूला रिकैलकुलेशन के लिए। लिख लीजिए वर्कबुक में, फॉर्मूला रिकैलकुलेशन के लिए। और F3 क्या होता है? एक्सेल में लाइक नेम को अरेंज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग F3। ठीक। तो सेव एज से रिलेटेड तो ये भी कुछ नहीं दिख रहा है। F5 क्या होता है? F5 का यूज तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है, तो ये भी नहीं सही दिख रहा है ना? तो फाइनल आंसर आपके सामने F12 आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है? दैट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। भाई कितना बेसिक चीज पूछी है आपसे कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट साइज हेडर एंड फुटर क्या होता है? तो एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर का डिफॉल्ट डिस्टेंस टॉप से हेडर, बॉटम से फुटर का क्या होता है? 0.5 इंच होता है। ठीक है ना? ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? जब आप पेज लेआउट में मार्जिन के अंदर जाके कस्टम मार्जिन में जाते हो, वहां आपको हेडर एंड फुटर का 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट होता है। देखना चाहोगे तो दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो रुक जाओ, उसके लिए मुझे एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा और एमएस वर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ कि आपके लिए मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस का मैंने किस तरीके से कंटेंट आपके लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, वो भी आपको एक झलक में दी जाती है। एमएस वर्ड के अंदर मैं जा रहा हूँ और अभी एक सेकंड दिखाता हूँ। कहाँ गया आपका? एमएस वर्ड खोलिए, पेज लेआउट मार्जिन के अंदर जाना है मुझे, तो कहाँ गया? अभी आपको दिखाता हूँ। लेआउट, अच्छा, इसको सेव करना पड़ेगा पहले तो। सेव कर देते हैं। बहुत बढ़िया। लेआउट के अंदर आते हैं। सेंटीमीटर में हमको यहाँ दिया हुआ और यहाँ किस में दिया? इंचेस में। तो फिर मुझे आपको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। 1.25 सेंटीमीटर को हमें अगर कन्वर्ट करना है इंचेस में, तो क्या आता है? मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये भी एक बवाल होती है, उनको कन्वर्ट करके चेक करना होता है। खैर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो सेंटीमीटर टू इंचेस, ठीक है। तो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर आता है। तो इसको अगर हम इंचेस में करेंगे तो 0.5 के लगभग जाने वाला है। ठीक है ना? तो इसका आंसर 0.5 इंचेस ही होगा। इस चीज़ का याद रखिए आपको। अगर ये सेंटीमीटर में आ जाएगा तो 1.25 सेंटीमीटर आपको टिकना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आप कहोगे सर ने तो हमको धोखा दे दिया यहाँ, है ना? कि कंटेंट नहीं दिखाया अपना, तो दिखा देता हूँ। कहाँ गया? ये डिस्प्ले, ये रहा। ठीक है? आपको अभी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये आपको दिखा? ये हमने कंटेंट बनाया था चैप्टर 9 का, वेब टेक्नोलॉजी का ऑल। वही पीडीएफ बंडल जो गाइड कंप्यूटर अवेयरनेस आपको दिखाया था मैंने। तो जैसे ही आप यहाँ जाओगे लेआउट के यहाँ से और यहाँ पे मार्जिन पे करोगे और यहाँ पे आने के कस्टम मार्जिन करोगे। जैसे ही यहाँ पे आओगे तो ये सारी चीज़ें देखो सेंटीमीटर में दी हैं। लेआउट में आइए आप और यहाँ पे हेडर देखिए 1.25, फुटर देखिए
1.25 ये इंचेस में नहीं दी हुई। क्या मैं कर सकता हूँ इसको? अगर कम वो करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे 1.25 सेंटीमीटर को इंचेस में, तो ये 0.5 के ही लगभग आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब बाकी 1 सेंटीमीटर क्या क्या होता है ये 1 सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 इंच डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन, मतलब पेज मार्जिन होता है ये 1 इंच। टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से 1 इंच पेज मार्जिन होता है। लिख लीजिए आप प्लीज़। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेन। 1 इंच क्या होता है? पेज मार्जिन, पेज मार्जिन कहाँ से? टॉप से, बॉटम से, यहाँ से और यहाँ से। पेज मार्जिन जो होता है आपका वो 1 इंच होता है। बात समझ? अच्छा ये कहीं और लिख रहा है। ओह! मेरा ये रुक गया लग रहा है। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, पेज मार्जिन समझ में आ गया। और मैं बात करता हूँ अब 1 पॉइंट नहीं 1.05 इंच तो हो गया आपका, 1 इंच भी आपका हो गया। 1.5 इंच क्या होता है? ये वैल्यू टैब मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं होती, ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत ऑप्शन होगा। 0.25 इंच बहुत कम हो जाता है, 1.25 इंच ये भी कस्टम वैल्यू हो सकती है, बट किसी नहीं है ये, तो बाय हटा देते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट क्या होता है? 1 इंच। हेडर फुटर की डिस्टेंस 0.5 इंच। ठीक है? ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर हेडर एंड फुटर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 1.25 सेंटीमीटर आपका, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या? व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रीडू? अरे इतना आसान है भाई, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई इज द करेक्ट आंसर। होप सो दिख रहा होगा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। रीडू का मतलब होता है, क्या होता है रीडू का मतलब? ऑनडू, रीडू। जैसे कि ये आपका जो लास्ट चेंज होता है ना, लास्ट चेंज जो डॉक्यूमेंट में लास्ट चेंज करते हैं उसको इरेज करता है और ओल्डर में लाता है, ठीक है ना? तो बाकी के शॉर्टकट्स हमें यहाँ समझने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के ऑप्शंस क्या-क्या हैं। तो आंसर पहले इसका आप टिक कर लीजिए। अच्छा हमने टिक कर दिया है। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ रीडू? दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? कंट्रोल प्लस एल, लाइक अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन इसके होते हैं कंट्रोल प्लस एल में। जैसे बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूँ एमएस वर्ड की बात कर लेता हूँ, तो एमएस वर्ड के अंदर लेफ्ट अलाइन करना है, और या तो फिर अगर ब्राउजर की बात कर लूं तो एड्रेस बार को सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस एल यूनिवर्सली किसी एक चीज के लिए नहीं यूज होता है। कंट्रोल प्लस एल अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग फंक्शन होता है। लाइक इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड में हम लेफ्ट अलाइन करते हैं और ब्राउजर में हम लोग एड्रेस बार पे स्विच करते हैं, तो मतलब रीडू से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कंट्रोल प्लस पी आपको पता है प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के नाम आता है। कंट्रोल प्लस आर रिफ्रेश करने के लिए आता है ब्राउजर में, और एमएस वर्ड में राइट अलाइन करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस जेड तो ऑनडू होता है, ये लास्ट एक्शन को रिवर्स करता है, रीडू नहीं करता। क्या करता है? रिवर्स करता है, रीडू नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको कंट्रोल प्लस वाई आपको रीडू करता है, ऑनडू की ही एक्शन को दोबारा अप्लाई करता है ये, ठीक है ना? ऑनडू रीडू समझ में आया? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। अगला क्वेश्चन जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है कि अ क्लाउड डेटाबेस इन्वेंटेड बाय जेसीआर Licklider in the year dash and it work on ARPANET to connect the people and data from anywhere at any time। ये एक स्टेटमेंट आपको याद करना आसान सा है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए 1960 वैसे तो कि क्लाउड डेटाबेस इज इन्वेंटेड बाय जेसीआर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या आता है? विच इज एन एक सेकेंड,
which is an authentication scheme, which is an authentication scheme हमारी, uh, where user can securely authenticate and gain access to multiple application and website by only logging in with a single username and password. तो इसमें देखो आपका फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आपको पता नहीं होगा तो मैं, SSO का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। इस सिस्टम में यूजर एक ही बार लॉगिन करता है और मतलब एक ही बार लॉगिन करता है, उसके बाद वो मल्टीपल एप्लीकेशंस वेबसाइट को बिना लॉगिन किए एक्सेस कर सकता है। तो सिंगल साइन ऑन होता है, ये सिक्योर प्लस यूजर फ्रेंडली होता है। एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जस्ट लाइक आप एक बार, सिर्फ एक बार आप जीमेल पे लॉगिन करिए अपना, ठीक है ना, पासवर्ड एंड डाल, उसी आईडी से आप यूट्यूब ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी आईडी से आप गूगल ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एसएसओ हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि विच इज एन ऑथेंटिकेशन स्कीम वेयर यूजर कैन सिक्योरली ऑथेंटिकेट एंड गेन एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव एंड वेबसाइट बाय ओनली लॉगिंग विद अ सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक ही बार आपने डालना था, तो सिंगल SSO। सर बाकी का क्या है? SSA कोई स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन कोई स्कीम नहीं है ये। STA का मतलब क्या होता है? सिक्योर टोकन ऑथेंटिकेशन, लिख लीजिए STA, सिक्योर टोकन ऑथेंटिकेशन। ये कभी कभी यूज होता है, पर सिंगल लॉगिन से मल्टीपल एप्स को एक्सेस करने का कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। एसडीएस ऑथेंटिक स्कीम कोई है, होती ही नहीं है। एसडीई भी कोई ऑथेंटिकेशन स्कीम से रिलेटेड नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है तो एसएसए दैट इज सिंगल साइन इन होता है। और मतलब सिंगल टाइम आपका ये होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, सिंगल साइन ऑन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और मूव ऑन करते हैं। विच टैब, अगला क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, मैं पता मैंने रिकॉर्डिंग, हाँ हो रही है। क्वेश्चन कहता है कि विच टैब कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल अथॉरिटी। भाई साहब आपको ये बहुत प्यारा, ये जब मैं एमएस वर्ड पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये टर्म आया था, इसलिए मैं आपको इसको समझा सकता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला फाइल टैब, मतलब ये टैब की, एमएस वर्ड होता है उसके अंदर टैब होता है, तो किस टैब के अंदर कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी होता है। फाइल टाइप के अंदर नहीं होता है। फाइल टाइप के अंदर तो ये होती है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, शेयर होता है। तो ऐसे कंटेंट फुटनोट्स यहाँ नहीं होते, तो फाइल तो गलत ऑप्शन हो गया। और एडिट टैब एमएस वर्ड के रिबन में एग्जिस्ट करता है, जो रिबन होता है उसमें एक्सेस करता है। अच्छा, एग्जैक्ट ये एडिट तो वो हो गया ना, बिल्कुल अलग, ये तो बेकारी चीज हो गई। ये तो बहुत ओल्ड मेन्यू जो था उसमें, अभी देख देख लेते हैं एमएस वर्ड को खोल के, एमएस वर्ड अभी 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 वही खोला भी था आप लोगों के सामने मैंने। तो ये आपका फाइल, एक सेकंड, कैंसिल, अच्छा, रिबन में एडिट नाम का कोई टैब ही नहीं है, पहली तो बात ये समझो अगर मुझे। हाँ, एडिट नाम का कोई टैब ही नहीं भाई साहब। देखो, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो साफ साफ क्या दिख रहा है, अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया, डिस्प्ले कैप्चर, देखो दिख रहा, ये रहा रिबन, फाइल, ये चीजें आपकी, होम, ये इंसर्ट, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाले इनमें से कोई भी नाम पूछे कि ये किस टैब के अंदर, तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्त, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रेफरेंस टैब के अंदर आओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, देखिए आ गया, इंसर्ट फुट नोट आ गया, देखिए आ गया, हाँ या ना बोलिए, कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन आ गया, इंसर्ट सिचुएशंस आ गए, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं? अब आपको मिल गया आंसर, करेक्ट आंसर मिल गया। द आंसर इज रेफरेंस टैग। परफेक्ट,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये रेफरेंस टैब के अंदर आता है। डेवलपर टैब के अंदर क्या होता है? डेवलपर टैब के अंदर मैक्रोस या वीबीए या फॉर्म कंसोल एंड ऑल डेवलपर टैब के अंदर आता है, तो ये गलत हो गया। होम टैब के अंदर आपने देख लिया, फॉन्ट आता है, पैराग्राफ आता है, स्टाइलिंग आती है होम टैब के अंदर। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। रेफरेंस टैब आपका ये क्या है? एक एकेडमिक टूल बोलते हैं इसको। रेफरेंस टैब को हम लोग एकेडमिक टूल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मैनी आपका आ गया, हाउ मैनी कैन इंसर्ट टैब कैन हैव ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। दैट इज टोटल आपके देयर आर 7 रिलेटेड कमांड है, जिसके अंदर आपका पेजेस हुआ, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, टेक्स्ट सिंबल। तो द शॉर्टकट की टू ओपन इंसर्ट टैब इज कंट्रोल प्लस सॉरी ऑल्ट प्लस एन। लिख लीजिए, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब, तो आपका ऑल्ट प्लस एन। ठीक, इंसर्ट टैब आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 होते, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम और डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो ये बोल बोल सकते हैं कि आपका कौन-कौन से होते हैं, लाइक 7 याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। 7 जो है ना, वो आपको याद रखनी, ठीक है ना? तो जो 7 है, वो हैं आपकी पेजेस, पेजेस, टेबल, इंसर्ट टैब के 7 ग्रुप के नाम मैं लिख रहा हूँ। पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, ये आपके 7 ग्रुप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन मूव ऑन कर। तो विच इज अ नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई यार, पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई साहब की इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर जो मैकेनिकली फोर्स लगा के पेपर पे प्रिंट हो रहा हो, ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसके अंदर कोई मैकेनिकली फोर्स नहीं लग रहा, तो प्रिंट करते वक्त पेपर को फिजिकली हिट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट में प्रिंट नहीं करता, मतलब ये आपका फिजिकली हिट नहीं करता है। इसमें ब्रश या कोई नोजल से स्प्रेड होती है, तो मैकेनिकल स्ट्राइक नहीं होती नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, पिन पेपर को हिट करती है और रिबन के थ्रू से प्रिंट आउट होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर भी है। ड्रम प्रिंटर क्या, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें ड्रम जो है कैरेक्टर्स को पेपर पर स्ट्राइक करता है, वो ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, जो कि आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें इंक स्प्रे हो करता है, वो फिजिकल हिटिंग नहीं होती एंड ऑल। चेन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम किसको टिक करेंगे? वैसे तो देखा जाएगा तो नॉन नॉट तो इंकजेट आपका तो इम्पैक्ट हो गया। इसने बोला नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, इंकजेट आपका नॉन इम्पैक्ट हो गया, ऑफ कोर्स, तो ये नॉन इम्पैक्ट है, इसने बोला नॉट नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपका एक्चुअली देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स भी है, ड्रम मैट्रिक्स भी आंसर है, चेन भी है, डेजी भी। तो क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको मैं बताऊं सही। तो विच इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये नॉट हटा दीजिए आप यहाँ से, तभी ये बेहतरीन कहलाएगा। तब जाके विच इज अ नॉन इम्पैक्ट, दैट इज इंकजेट। बाकी क्योंकि ये भी इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट, चेन भी इम्पैक्ट, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट। समझ में आया? तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये। लेट्स आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन। ठीक है ना? तो आंसर्स का आपका क्या होना चाहिए? इंकजेट, विच इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी तो सारे इम्पैक्ट हैं, बस इंकजेट आपका, या तो ऐसे कहते थे विद ऑड वन आउट बताओ इसमें से।
तो बाकी के इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक आपका केवल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट इज इंकजेट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कहता क्या है अगला। ओके, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्वेश्चन है, तो इसमें हर टर्म को बनता है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि इन विच टोपोलॉजी इट इज डिजाइन्ड अ वे इन दैट all the stations are connected through the single cable is known as backbone network, that is a bus technology। बहुत इजी है, सिंगल लाइन आती है बस टोपोलॉजी में, सभी कंप्यूटर स्टेशन एक ही सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं। इस केबल को बैकबोन कहते हैं, अगर केबल गई तो पूरे सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं बस। मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस हर दूसरे से डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, अगर एक खराब होता है तो यहाँ सिंगल बैकबोन केबल नहीं होती है, पहले तो समझ, ठीक है ना। और हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एज सच कोई बैकबोन वाली चीजें नहीं आई, अगर एक डिवाइस खराब हुआ इसमें तो बाकी इंफॉर्मेशन आगे तो कर नहीं पाता है, लेकिन इसमें एक सिंगल लाइन से सारे कंप्यूटर जुड़े रहना ऐसा नहीं हो। मैश टोपोलॉजी इज डिफरेंट की होस्ट टू होस्ट सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, एक स्विच होता है, उससे सब कनेक्ट होते हैं, अगर वो फेल हो गया पूरा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो बैकबोन केबल जैसा कंसेप्ट इसमें नहीं है कहीं। हाइब्रिड के अंदर किसी दो टेक्नोलॉजी को लाइक बस एंड मेश को मिला के बना देना एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी में हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी कोई बैकबोन जैसी कोई काम नहीं है। तो सिंगल केबल आती है प्लस बैकबोन वर्ड जहां पे भी दिखेगा उसको आप बस टेक्नोलॉजी पे टिक कर दोगे, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज बस टेक्नोलॉजी। इसका विच इज द कनेक्शन, मतलब क्या कह रहा है कि which is the connection point among network device such as router, printer, switch that can receive and send from one point to another। इनको हम लोग कहते हैं एक्चुअली नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड, बाकी के टर्म भी देख लेते हैं कि भाई नोड क्या है। तो नेटवर्क में जो भी डिवाइस डेटा सेंड या रिसीव करता है उसे हम नोड कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि नोड क्या होता है, वरना कहोगे सर आपको हमको नोड ही नहीं समझाया कि नोड क्या है। तो नोड क्या है? नेटवर्क में किसी नेटवर्क में जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है उसे नोड कहते हैं। मेरा सिस्टम ये जो है, मैं डेटा सेंड करता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब से रिप्लाई या जो भी चीजें होती हैं देखता हूँ, तो मेरा एक सिस्टम क्या एक नोड है, ठीक है। नोड का मतलब क्या होता है समझ के, नेटवर्क का एक कनेक्शन पॉइंट होता है जो डेटा रिसीव कर सकता है, लाइक कंप्यूटर हुआ, राउटर हुआ, प्रिंटर एंड स्विच एंड सो ऑन। लिंक क्या होते हैं? लिंक एक कम्युनिकेशन पाथ होता है, जैसा कि आपको पता है एक लिंक, भैया इसकी लिंक कहाँ मिलेगी, आप लोग बोलते हैं ना पीडीएफ की लिंक कहाँ मिलेगी, तो वो एक कम्युनिकेशन पाथ होता है जो नोड को कनेक्ट करता है। केबल्स क्या होती हैं? एक फिजिकल मीडियम होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सर्किट एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। नेटवर्क क्या? कलेक्शन ऑफ नोड प्लस लिंक को हम लोग कहते हैं नेटवर्क। नोड्स प्लस लिंक के कनेक्शंस को कहते हैं हम लोग नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? नोड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ये तो आपको, सॉरी ये आपको याद करना ही पड़ेगा। विच वन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। ये एक्चुअली ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ कहने का मतलब ये है कि विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना एंड इज ऑल्सो नोन काउंटिंग फ्रेम। आप को याद होगा इस काउंटिंग फ्रेम वर्ड से आप इस आंसर कर सकते हैं किसमें आप फ्रेम होता है और काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एबेकस, ठीक है। कुछ लोग कैलकुलेटर कर देंगे टिक, बट नहीं, एबेकस एक है जिसमें काउंटिंग फ्रेम होता है ये, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कैलकुलेटर गलत हो सकता है। पैस्कलीन आपका ये फ्रांस से रिलेटेड है, चाइना से नहीं है, तो ये याद कर लीजिए, देख लीजिए, पैस्कलीन आपका फ्रांस से रिलेटेड है, चाइना से।
नेपियर बोन जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था पहले अभी, और ये स्कॉटलैंड से रिलेटेड है, चाइना से नहीं है। ठीक है, एबेकस को चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है ना। बस इतना ही याद कर लीजिए। एनालाइजर ये तो एक एनालिटिकल इंजन हो गया, जिसको चार्ल्स बेबेज ने, ये सारी चीजें। आंसर है आपका एबेकस। ठीक, चलिए। इन विच ईयर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस, ये तो यार याद करना पड़ेगा। 1971 इज द करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट आपका वेब बेस्ड ईमेल सर्विस फाउंडेड इन 1996? भाई ऐसा डेटा दिया हुआ है कि भाई क्या ही बताऊं। तो जीमेल, याहू, नहीं जीमेल तो आपका 2004 में आया, लिख लीजिएगा। तो 1996 तो बात बिल्कुल अलग हुई। याहू आपका 1997, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 1996 की बात कर रहा है, पर यहाँ याहू मेल जो आया था वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। ये भी एक वेब बेस्ड ईमेल, और ये फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल नहीं था। फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल आपका हॉटमेल था। हॉटमेल को 1996 में लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल सर्विस माना जाता था। ब्राउजर के थ्रू कहीं से भी ईमेल एक्सेस कर सकते थे। इंटरनेट कैफे जाओ, ईमेल एक्सेस करना है, कर सकते हो। ठीक है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को एक्वायर कर लिया। तो हॉटमेल इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस 1996, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर मतलब खरीद लिया या जो भी है। तो ये आप आंसर सकते हैं, दैट इज हॉटमेल। ठीक है भैया। ताकि तू तो नहीं, एलो कोई स्टैंडर्ड पॉपुलर, ये एलो कोई ऐसी नहीं, ऐसी वर्ड दे दिया है, आलू पालू, है ना, आलू कचालू। विच पोर्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रिंटर एंड स्कैनर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पोर्ट से है, ये क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्ट, कौन सा पोर्ट हमारा यूज होता है। देखिए एचडीएमआई तो नहीं हो सकता। एचडीएमआई तो हम डिजिटल वीडियोस के लिए करते हैं, या जब हमें कोई हाई डेफिनेशन की वीडियो इधर उधर करनी है या हमें लाइव देखनी, एचडीएमआई तो नहीं हो सकता। ईथरनेट पोर्ट हमारी नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गई। तो ये तो प्रिंटर एंड स्कैनर हमारी नेटवर्किंग से रिलेटेड, कोई लैंड मैन का टर्म नहीं आ जा रहा है। डायरेक्टली करने का डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले पोर्ट आपका लाइक डिस्प्ले पोर्ट आपके मॉनिटर या प्रोजेक्टर के लिए काम आता है, प्रिंटर या स्कैनर के लिए से कोई रिलेशन नहीं। एचडीएमआई ऑडियो वीडियो सिग्नल्स के लिए काम होता है, जैसे मैंने बताया था ना, हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो। प्रिंटर स्कैनर के लिए काम नहीं आता। पैरेलल पोर्ट जो होती है वो प्रिंटर और स्कैनर के लिए यूज होती है। इसमें डेटा क्या करता है, डेटा बिट्स एक साथ ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में माउस, याद कर लीजिए, सीरियल पोर्ट के अंदर माउस, मॉडेम जैसे डिवाइस का यूज होता है। तो प्रिंटर एंड स्कैनर का कोई यूज नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए, प्रिंटर इसमें होता है, पैरेलल पोर्ट में माउस, सीरियल पोर्ट में मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो एचडीएमआई या डिस्प्ले होता है। नेटवर्किंग आपका ईथरनेट पोर्ट से होता है। आंसर है पैरेलल पोर्ट। ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेड लाइन इन एमएस वर्ड? भाई यार ये तो आप लोगों ने अगर यूज किया है तो आपको पता होगा। द आंसर इज स्पेलिंग लाइन, स्पेलिंग लाइन। ठीक है ना। बट अगर मैं पूछूं कि बाकी का क्या मतलब होता है, तो इसको आप लिख लीजिए। अगर आप एमसीक्यू ये थोड़ी इस चीज को याद कर पा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वही उठाए जिसको आपको याद करने ही करने हैं। जरूर बताइएगा कि मैंने सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से, ऐसा कुछ नहीं, आपको याद करना आपको है। दो तीन बार देखोगे वीडियो को, चीजें याद हो जाएंगी। तो स्पेलिंग एरर हमारे पास एमएस वर्ड में आता है, जिगजैग रेड कलर की लाइन आती है, तो वो स्पेलिंग वाली हो जाती है। ग्रामर एरर रेड कलर की नहीं होती, पहले तो ये समझो। ग्रामर एरर के लिए हम लोग कौन सी लाइन यूज करते हैं, ग्रीन लाइन यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए कि ग्रीन लाइन मतलब जब वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ओल्डर वर्जन था वो ग्रीन लाइन हो रहा था। अब जो नए वर्जन आने लगे हैं उसमें ब्लू लाइन होती है। ये चीज लिख लीजिए, ओल्डर वर्जन में ग्रीन लाइन ग्रामर के लिए, ग्रामर एरर, और ब्लू लाइन हमारे न्यू वर्जन जो एमएस ऑफिस के आते हैं उसमें होता है। स्मार्ट टैग ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इररिलेवेंट मतलब रेड लाइन मतलब ये भी बिल्कुल गलत है। इस कंसेप्चुअल एरर के लिए आपको मतलब ये भी ऑटो वर्ड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। ये कंसेप्चुअल एरर कोई ऐसी कोई होती है
तो स्पेलिंग एरर के लिए रेड लाइन और ग्रीन या ब्लू लाइन आपकी ग्रामर एरर के लिए, दैट्स इट, द करेक्ट आंसर इज स्पेलिंग एरर। और ग्रामर के लिए रेड जो पुराना वर्जन है, और जो नया वर्जन है ब्लू लाइन आती है। व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ 65? तो स्काई वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इट मींस, ओके, ये आपको याद करनी। 65 इज स्टोर्ड ए ए ए, ठीक है। डैश इज द डैश इज द क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किन, डेनिस अर्स्टिन एट a software company named Fourth, याद कर लीजिए स्टेटमेंट, Forethought. It was released in 1987, initially for Macintosh computer only. That answer is MS PowerPoint, ठीक है। तो ये पूरे आपके 20 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डिटेल में गए। कुछ कई कई ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली है, मैंने लिखी नहीं पर मैंने बोली है, तो इसको आप लिख लीजिएगा नोट बना के, ठीक है ना। और बाकी कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स आप परचेज करिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर।